हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 और आपके सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन, तो इन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास होने वाली हैं। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम में अगर 500 से भी ज़्यादा मेंबर्स ऐड हो गए तो वहाँ हम सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स उसमें ऐड हो जाइए। इससे पहले हमने सीडीपी, एसएसटी, हिंदी और कंप्यूटर की और भी क्लासेस ली हैं। तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा बिंदु और अनुरेखण का उपकरण है। बिंदु और अनुरेखण का उपकरण है, ये आपसे पूछा गया है। कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन या फिर माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा कीपैड। बिंदु और अनुरेखण का तात्पर्य होता है किसी एक बिंदु पर जो पॉइंट करेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीपैड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है। CLS, क्लियर, CL स्क्रीन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा CLS। जो स्क्रीन को साफ करने के लिए जिस कमांड का हम उपयोग करते हैं वो होता है आपका CLS। इस कमांड के द्वारा हम स्क्रीन को साफ करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? बिंग, गूगल, विंडोज़ या याहू। तो आप सभी को पता होगा जो बिंग है ये भी आपका एक सर्च इंजन है, गूगल भी आपका सर्च इंजन है और याहू भी आपका सर्च इंजन है। लेकिन जो विंडोज़ है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ये आपका है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आपका विंडोज़ है वो एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका बिंग है वो एक सर्च इंजन के रूप में कब लागू हुआ? वो 2009 में आया। गूगल आपका 1995 या फिर 1997 में आया है। तो इस प्रकार से जो आपका सर्च इंजन नहीं है वो आपका हो जाएगा विंडोज़, जो कि है आपका एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध डिनाइल सर्विस अटैक उपयोग किया जाता है। वॉर्म, ज़ॉम्बी, वायरस या ट्रोजन हॉर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज़ॉम्बी। जो ज़ॉम्बी है वो टारगेटेड वेबसाइट के विरुद्ध जो डिनाइल सर्विस अटैक होता है उसमें उपयोग किया जाता है ज़ॉम्बी का। जो आपका डिनाइल सर्विस अटैक है उसे डॉस के नाम से भी आप जानते हैं। जो डॉस है इसे ही डिनाइल सर्विस अटैक कहा जाता है। जो डॉस है आपका, जो डिनाइल सर्विस अटैक है वो आपके वेबसाइट और नेटवर्क पर अटैक करता है। जो वेबसाइट होते हैं और जो नेटवर्क होते हैं उस पर ये अटैक करता है। तो जो उसमें उपयोग किया जाता है वो है आपका ज़ॉम्बी। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ज़ॉम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लेज़र प्रिंटर का एक प्रकार है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेज़र है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर आपके होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं उसमें आते हैं आपके थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर। ये तीनों प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कैरेक्टर प्रिंटर आते हैं। जो आपका कैरेक्टर प्रिंटर है उसके अंदर भी दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका डेजी व्हील प्रिंटर और दूसरा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें कैरेक्टर प्रिंटर के अलावा आपका लाइन प्रिंटर भी आता है। लाइन प्रिंटर के अंदर भी अनेक प्रिंटर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपका लेज़र प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा, और लेज़र प्रिंटर में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं? Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+A या Ctrl+V। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Ctrl+V। मतलब कि चिपकाने का मतलब ही है पेस्टिंग से, इसका मतलब है मतलब कि जब हम कॉपी करके उसे पेस्ट करते हैं तो हम किस की का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका Ctrl+V। इसके द्वारा ही हम किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। और जो आपका Ctrl+Y है ये अंडू के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। Ctrl+Z का इस्तेमाल आप जो अंतिम क्रिया होती है उसे पहली स्थिति में लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और जो Ctrl+ आपका A होता है उसे आप सेलेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन सभी के कार्यों को। तो सभी कीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी भी कीज़ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ आप भी इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो दोबारा आपके एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावना बहुत ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़ या ए और बी दोनों? तो इसमें से ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, मतलब कि यूनिक्स और लाइनेक्स ये दोनों जो हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? फ्लैश मेमोरी ड्राइव, CD-ROM ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है उसका उदाहरण होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पीच या म्यूजिक, वॉइस और डेटा, पिक्चर और कलर्स या वीडियो और वॉइस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीच या म्यूजिक। जो ऑडियो कंप्रेशन होता है उसका मतलब ही ऑडियो को कम करना या उसकी गुणवत्ता को कम करना, उसे ही हम ऑडियो कंप्रेशन कहते हैं, और इसका उपयोग हम स्पीच या म्यूज़िक के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीच और म्यूज़िक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा प्रोटोकॉल फैच करने के लिए उपयोग करें? POP2, POP3, IMAP या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा POP3। जो मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फैच करने के लिए उपयोग करता है, तो वो है आपका POP3। इसका मतलब ही होता है जो ईमेल को स्थानीय कंप्यूटर में डाउनलोड करता है, मतलब कि जो आपका ईमेल है उसे वो स्थानीय कंप्यूटर में डाउनलोड करता है और मेल बॉक्स में उसके जगह को कम करता है। यही जो प्रोटोकॉल फैच है उसमें जो उपयोग करते हैं जिसका नाम है POP3, इसका यही कार्य होता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है ऑडियो वीडियो, इमेज वीडियो, टेक्स्ट ऑडियो या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है वो ऑडियो वीडियो ये भी होता है, इमेज वीडियो भी होता है और टेक्स्ट वीडियो भी होता है। तो ये जो सभी हैं वो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर या सलामी शेयरिंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बूट सेक्टर। जो कंप्यूटर चालू होने पर वायरस जो एग्जीक्यूट करता है वो एग्जीक्यूट करता है बूट सेक्टर को। ये कंप्यूटर को बेसिकली नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम बूट सेक्टर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम या उपयुक्त सभी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर को वायरस प्रभावित करता है वो कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? तो हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा और आपका कंप्यूटर प्रोग्राम भी होगा। तो ये सभी को जो वायरस है वो
प्रभावित करता है। और जो वायरस होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो बिना अनुमति के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है और स्लो करता है। नुकसान और स्लो करने का कार्य ही वायरस का होता है और ये इन सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर में CAD का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर में CAD का उपयोग होता है वो इन सभी के द्वारा होता है, जो कि आपका होता है एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन। जो आपका CAD है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, डिज़ाइनर इसे ही CAD के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है परिवर्तन करना, विश्लेषण सृजन करना, इन सभी प्रकार के कार्यों को ये CAD करता है। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम OS, फायरफॉक्स, ओपेरा या सफारी। तो जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो आपका हो जाएगा क्रोम OS। और जो आपका फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी है ये सभी वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो वेबसाइट होते हैं और लिंक होते हैं वो ओपन होते हैं ब्राउज़र के अंदर। और जो क्रोम OS है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ये जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या बैंड प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइन प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर है वो स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत करता है। जो आपका लाइन प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, जिसमें कि इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ों का, मतलब कि स्याही का इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो आपका लाइन प्रिंटर है वो उसके अंतर्गत आता है आपका चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इंक प्रिंटर। इन सभी प्रकार के प्रिंटर जो हैं आपके लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो आपका आएगा लाइन प्रिंटर के अंतर्गत, जो कि आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा टेबल किस में बनाया जा सकता है? ऑफिस में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या फिर उपयुक्त सभी में। तो जो टेबल होता है उसे हम MS ऑफिस में भी बना सकते हैं और एक्सेल में भी बना सकते हैं और पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा और जो डेजी व्हील है आपके कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अभी मैंने प्रिंटर के बारे में बताया, जिसमें से मैंने बताया कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंतर्गत कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं और कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत ही आपका जो है डेजी व्हील प्रिंटर आता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उस पर कागज डालकर प्रिंट किया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, फ्लेक्स प्रिंट मशीन, पेंट रंग मिक्सिंग मशीन या जॉयस्टिक, जिसे आप जॉयस्टिक भी बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो आपका जॉयस्टिक आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसे हम गेम खेलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपका होगा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। बाकी ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में कब प्रारंभ हुआ? 1960 में, 1970 में, 1980 में या 1990 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1970 में। कंप्यूटर में शिक्षा का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 1970 में उसका प्रारंभ हुआ। उस समय जो बड़े 2 कमरे के आकार में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बना था, जिसकी लागत सैकड़ों हजारों डॉलर की थी। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा में इसका प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के समय से इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है? टेलीफोन लाइन, द्विअक्षीय केबल,
मोडेम या सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोडेम। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मोडेम का मतलब ही होता है जो डिजिटल सूचनाओं को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जो भी किसी भी प्रकार की जो डिजिटल सूचना होती है वो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर एनालॉग की सूचना को डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल वे में कन्वर्ट करता है, वही आपका मोडेम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज़ में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? F1, F2, F9 या F5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। F1 जो है सहायता मांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और F2 का प्रयोग आपका किया जाता है रीनेम के लिए और F9 का प्रयोग किया जाता है ईमेल भेजना या रिसीव करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा F1। तो इस प्रकार से आज हमने 24 क्वेश्चंस को डील किया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री क्लासेस के माध्यम से। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।